Hello and welcome to EduBricks Global Academy. I am Tanvi Arora and आज हम डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 2 का पेपर रियल एनालिसिस। सबसे पहले बात करते हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। एनालिसिस आप देखो कि किसी भी फील्ड में हमेशा कहा जाता है कि मैथमेटिशियंस हैज अ बेटर एनालिसिस स्किल्स देन अ नॉन मैथमेटिशियन। ये हमें हेल्प करता है टू हैव अ बेटर और अ बिगर व्यू ऑफ द रियल वर्ल्ड एंड एनी प्रॉब्लम, कोई भी सिचुएशन गिवन टू अस, एक उसका प्रॉपर एनालिसिस ओनली एक अच्छा मैथमेटिशियन दे सकता है। बिकॉज हम प्रॉब्लम को जड़ से समझते हैं, उस पर सारे कंसेप्चुअली हम उस पर आगे बढ़ते हैं। वो कंसेप्चुअली आगे बढ़ने के लिए वी हैव टू बी क्लियर विद ऑल द डेफिनेशंस, उसको सपोर्ट करने के लिए। हमारी एनालाइजिंग पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेपर हेल्प करता है हमारे को हमारी एनालिसिस स्किल इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, एंड ये तो बात रही एनालिसिस की, बट इस पेपर की इंपॉर्टेंस आगे आप चाहे आप एमएससी के लिए जाओ, चाहे आप आईआईटी के लिए जाओ, आप लेक्चररशिप के लिए जाते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपको टॉपिक्स भी इसके दिख रहे हैं जैसे कि लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये सब आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, ऑलरेडी 11th-12th में इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। इसका मतलब इस टॉपिक की बहुत इंपॉर्टेंस है, जो कि 11th से स्टार्ट हुआ है और अभी तक मैथ्स ऑनर्स में भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। अभी इसका बेस फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बेस अच्छा नहीं बना, आगे का पूरा थ्रू आउट ऑफ मैथ्स ऑनर्स की जर्नी स्ट्रगल करते रहोगे। एंड आज अगर आपका बेस अच्छा बन गया, आपका होल्ड हो जाएगा इस पर, तो आगे के सारे पेपर्स आपके लिए बहुत स्मूथ और इजी रहेंगे। फॉर दैट फर्स्ट यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा पेपर डिवाइडेड है 3 यूनिट्स में। यूनिट 1 कंप्राइजेस लिमिट एंड कंटिन्यूटी। Unit 2 comprises differentiability and mean value theorems. Unit 3 comprises of successive differentiation, Taylor's theorem, and tracing of plane curves. अब इसमें डिटेल में क्या क्या पढ़ेंगे? जो पहला यूनिट है, इसमें हम पहले 11th में पढ़ते आए हैं लिमिट्स, कंटिन्यूटी, बट हमने मोर ऑफ क्वेश्चंस करा है, प्रैक्टिकल टाइप करा है। अब क्या है, मोर इट इज मोर थियोरेटिकल बेस। कहाँ से इसकी डेफिनेशन आई, ये अप्रोच कैसे बनी, हम उस तरीके से आएंगे अब मोर इनटू थियोरेटिकल, और उसकी डिटेल में जाएंगे इस कंसेप्ट की। देन मूविंग टूवर्ड्स, अगर आपको एक बार लिमिट निकालनी आ गई तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी उसी का कंटिन्यूएशन है, तो आपके लिए वो जर्नी बहुत स्मूथ रहेगी अगर आपको लिमिट निकालनी आ गई। उसी पे बेस मीन वैल्यू थ्योरम्स, तो पूरा यूनिट 1 और यूनिट 2 आपका हैंड में आ जाएगा अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो। मूविंग फर्दर, यूनिट 3 में क्या आ जाता है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन मींस एन टाइम डेरिवेटिव्स आप निकाल सकते हो। जैसे एफ एक्स फंक्शन होता था तो एफ डैश निकालते थे, एफ डबल डैश निकालते थे, इसमें आप एन टाइम्स डिफरेंशिएट कर सकते हैं फंक्शन को। उसी पे बेस्ड टेलर थ्योरम्स। एंड देन लास्ट टॉपिक जो हमारा कैलकुलस बेस्ड है, दैट इज ट्रेसिंग ऑफ प्लेन कर्व। अब उसमें क्या क्या टॉपिक्स आ जाते हैं आपके, जैसे कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स आती हैं, एल हॉपिटल्स रूल, सिंगुलर पॉइंट्स एक कर्व का निकालना, एसिम्पटोट्स, ग्राफ्स को ट्रेस करना, पोलर इक्वेशन, ये सब जो है आपका थर्ड यूनिट के अंदर कवर होता है। कौन कौन सी बुक्स रेफर्ड होती हैं इसमें? पहली बुक जो रेफर्ड है दैट इज बार्टले एंड शेबर्ट एंड केनेथ ए रॉस। ये जो बुक है ये आपके पहले 2 यूनिट्स को कवर करेगी, यूनिट 1 एंड यूनिट 2। यूनिट 1 एंड 2 आपके इन दोनों बुक से आएंगे। एंड देन यूनिट 3 के लिए आपको कैलकुलस की बुक्स यूज होंगी, विच इज प्रसाद गौरक एंड एंटन हावर्ड, डेविस एंड स्टीफन, बहुत सारे ऑथर्स का नाम कंबाइंड है उसमें। तो ये 2 बुक्स बेसिकली रेफर्ड होती है कैलकुलस के लिए। और बाटले शेबर्ड और केनेथ ए रॉस तो मतलब आपके लिए घुट्टी है पूरे एनालिसिस के लिए थ्रू आउट द मैथ्स ऑनर्स। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। लिमिट ऑफ अ फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले फंक्शन क्या होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं कि एक फंक्शन क्या होता है। व्हाट इज अ फंक्शन? फंक्शन क्या होता है? बेसिकली इट इज अ मैप एक सेट से दूसरे सेट पर। मैप बोलो, रूल बोलो, एक्स है, ये वाई है, कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर है और कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर है।
वो ज्यादा है, नाम दे देते हैं। यहाँ पर है ए, बी और सी, यहाँ पे है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं। तो अभी क्या कर रहा है फंक्शन, यहाँ का एक सेट में एक एलिमेंट था, उसके साथ इसको मैप कर दिया। मैप करना मतलब एक रूल असाइन कर दिया कि जब भी ए है, मैंने एक फंक्शन बनाया जो कि ए को 1 पे ले जा रहा है, तो मतलब फंक्शन का मतलब उसको रिलेट कर रहा है ए को 1 से, है ना। बी के साथ हमने कर दिया सपोज 3, और सी के साथ कर दिया 2। मेरी मर्जी, मतलब आपकी चॉइस है, आप कुछ और रूल अप्लाई कर सकते हो, जस्ट रूल। सो बी को हमने करा 3 के साथ और सी को कर दिया 2 के साथ। तो ये एक वैलिड फंक्शन है। अब है या नहीं है पता नहीं, क्योंकि हमें कोई डेफिनेशन, कोई रूल नहीं पता उसका। तो देखते क्या कंडीशन है एक फंक्शन की, क्या डेफिनेशन है। सो थ्रू आउट द एनालिसिस बी वेरी केयरफुल विद द डेफिनेशंस। आपकी डेफिनेशंस बहुत क्लियर होनी चाहिए, कि वेरी स्पेसिफिक, कि कितने एलिमेंट्स कहाँ तक, क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं। सो डेफिनेशंस इज द थंब रूल। देन कम्स द थ्योरम्स। आप थ्योरम पे तब जा पाओगे अगर आपको डेफिनेशन समझ आएगी। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, जैसे कि हमने लिया लेट एक्स और वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ये हमने 2 नॉन एम्प्टी सेट्स लिए। सो अ रूल और अ मैप विच असाइंस, जो क्या कर रहा है, असाइन कर रहा है एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स अ यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई। तो कैसा रूल या मैप है, जो हर एलिमेंट एक्स को एक यूनिक एलिमेंट वाई के मैप पे मैप करे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था, सिर्फ 2 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है पूरी डेफिनेशन में, एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स और यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई। अब क्या डिफरेंस है इनमें, हर एलिमेंट एक्स का, तो मतलब मैं यहाँ पे छोड़ नहीं सकती थी कि ए और बी को करा और सी को कोई वैल्यू नहीं दी। अगर ऐसा है तो इट इज नॉट अ फंक्शन। क्लियर। तो हर एलिमेंट को देना है कुछ ना कुछ वैल्यू। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, कि एलिमेंट जो है वो वाई में यूनिक होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ एक्स का एक एलिमेंट और उसको आप 2 इमेजेस दे रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप ए को मैप कर रहे हो 1 पे भी और 2 पे भी, दिस इज नॉट पॉसिबल। आपको एक यूनिक इमेज ही देनी है, उसको एक यूनिक एलिमेंट देना है वाई का। ठीक है, बट आप 2 एलिमेंट्स एक्स के हैं, सपोज ये एक्स है मेरा और ये वाई है, 2 एलिमेंट्स को एक एलिमेंट पे मैप कर सकते हो। देखो, एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स शुड बी मैप्ड टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई। तो ए को भी इमेज 1 दे दी और बी को भी इमेज 1 दे दी, दैट इज पॉसिबल। क्योंकि यहाँ पे ए की यूनिक इमेज है 1, बी की यूनिक इमेज है 1। यहाँ पे क्या था, इमेज यूनिक नहीं है, 2 आ रही है। तो अगर मुझे एफ ऑफ ए का आंसर लिखना होगा कि ए कहाँ जा रहा है, मेरे पास कोई आंसर नहीं है, 1 या 2, कोई 1 बोलेगा कोई 2, बट ऐसा नहीं चलता ना। सो दिस इज नॉट डिफाइंड। सो फंक्शन, आई होप फंक्शन अब आपको क्लियर है फंक्शन होता क्या है। देन मूविंग टूवर्ड्स लिमिट। लिमिट पे जाने से पहले हम बात करते हैं लिमिट पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट की। कई बुक्स में क्लस्टर पॉइंट बोलते हैं और कई बुक्स में लिमिट पॉइंट बोलते हैं, इट्स वन एंड द सेम थिंग। सो उससे पहले भी मैं आपको छोटे छोटे कुछ टर्म्स है विच आई होप यू ऑल नो, बट स्टिल अब फंक्शन डिस्कस किया है तो उससे रिलेटेड ये भी बता देते हैं कि डोमेन क्या होता है। डोमेन क्या है, अगर मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है एक्स से वाई में, सो व्हाट इज माय डोमेन, द डोमेन ऑफ एफ इज द सेट एक्स, जहां से डिफाइन कर रहे हैं। व्हाट इज कोडोमेन, कोडोमेन इज द सेट वाई जिस पर डिफाइन किया है। And last is the range of f. What is the range of the function f? This is important. The set of all images fx such that x belongs to x.
तो सब इमेजेस का सेट कहलाता है रेंज। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं, इससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा क्या डोमेन है, क्या कोडोमेन और क्या रेंज। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना फंक्शन डिफाइन करती हूं नेचुरल से लेकर रियल्स पर as this R denotes the set of real numbers, n is the set of natural numbers, as f of x is equal to x square। तो क्या कर रहा है, हर नेचुरल को उसके स्क्वायर पे ले जा रहा है। तो कैसा दिखेगा ये, तो 1 को कहां ले जाएगा, 1 का स्क्वायर, 2 को कहां ले जाएगा, 2 का स्क्वायर, 3 को 3 का स्क्वायर, एंड सो ऑन। एंड सो ऑन, ठीक है। तो जो मेरा डोमेन है, यहाँ पे डोमेन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना, x जो होगा यहाँ पे। कोडोमेन मतलब y, यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब रेंज क्या है, जो इमेजेस का सेट है। तो इमेजेस में क्या क्या आ रहा है, सारे रियल नंबर्स तो नहीं आ रहे, 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन, इस टाइप के नंबर्स आएंगे। तो ये बनेगा रेंज। ये कहाँ से आए, ये रियल नंबर्स में से ही तो आए। तो मतलब जो रेंज है दैट इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। तो रेंज इज ऑलवेज and always a subset of the कोडोमेन। तो कोडोमेन के ही तो कुछ एलिमेंट्स मिलकर रेंज बनेंगे। हो सकता है बराबर हो, रेंज और कोडोमेन बराबर भी हो सकते हैं, बट उन्हीं कोडोमेन में से तो एलिमेंट चूज हुए और रेंज बना। सो रेंज इज ऑलवेज कंटेन्ड इन कोडोमेन। ठीक है। सो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट डेफिनेशन, विच इज द क्लस्टर पॉइंट। अब क्लस्टर पॉइंट क्या होता है, और मे बी लिमिट पॉइंट। लेट्स सी द डेफिनेशन। लेट ए कंटेन्ड इन आर, एक सबसेट है रियल नंबर्स का। अब एक पॉइंट सी बिलोंगिंग टू आर इज अ क्लस्टर पॉइंट of A if for every delta greater than 0 there exists at least one point x belonging to A, x not equal to C। तो C के बराबर नहीं होना चाहिए पर A में से होना चाहिए, such that mod x minus C is less than delta। अब क्या मतलब हुआ डेफिनेशन का, देखते हैं। एक क्लस्टर पॉइंट नाम से पता है, पॉइंट को क्लस्टर पॉइंट बोलेंगे या लिमिट पॉइंट, ठीक है। क्लस्टर पॉइंट एक पॉइंट है, किसका पॉइंट को क्लस्टर पॉइंट बोलेंगे, एक सेट का। तो एक सेट का क्लस्टर पॉइंट होता है, सबसे पहली चीज कब कहलाया जाता है, जब हर डेल्टा के लिए एटलीस्ट वन पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट मिल जाए ए सेट का सी के अलावा, सच दैट उस पॉइंट का डिस्टेंस सी के साथ इज लेस देन डेल्टा, मतलब कि कम होता जा रहा है। आप डेल्टा चेंज करते जाओगे तो आपका एक्स चेंज होता जाएगा। मतलब आपको, अगर मैंने यहाँ पे डेल्टा 1 लिया तो सपोज मुझे x1 पॉइंट मिल गया, सच दैट वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने अपना पॉइंट चेंज कर दिया, डेल्टा 2 ले लिया और छोटा डेल्टा ले लिया, तो कोई और नंबर मिल गया मुझे जो कि और उसके पास है।
तो मतलब वो और पास जाता जा रहा है सी के। ठीक है, आप और छोटा डेल्टा ले लोगे, डेल्टा 3, आपने और सी के पास छोटा डेल्टा ले लिया, तो आपको कोई और पॉइंट मिल गया। अगर ऐसा होता जा रहा है तब हम कहेंगे कि सी क्या है, क्लस्टर पॉइंट है ए का। लेकिन अगर किसी डेल्टा के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एक भी पॉइंट नहीं ऐसा मिलता, तो इसका मतलब वो क्लस्टर पॉइंट नहीं है। ठीक है, सो बेसिकली जो हमारे पॉइंट्स हैं, ये एक्स जो निकल रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, डेल्टा के ऊपर। तो वो कह रहा है एटलीस्ट वन आना चाहिए, मतलब कम से कम एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा ए सेट के अंदर सी के अलावा, जिसका डिस्टेंस सी से कम होता जा रहा है। फर्दर आपको धीरे धीरे पता चलेगा इट इज नॉट एट लीस्ट वन पॉइंट। एक मिल गया ना तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, तभी उसका नाम है क्लस्टर। मतलब सी के आसपास क्लस्टर है, तो जिस पॉइंट के आसपास भीड़ इकट्ठी होती जा रही है ना ए सेट की, वो पॉइंट कहलाता है क्लस्टर पॉइंट। मत सपोज अगर मेरी ये लाइन है, रियल नंबर लाइन, ए कोई भी सेट है ये, ठीक है, और सी, सी पॉइंट जो है वो मे बी इनसाइड है, मे बी आउटसाइड है। ऐसा कोई कंडीशन नहीं थी कि सी ए में होगा, वो रियल नंबर था, ए के अंदर भी हो सकता है, ए के बाहर भी हो सकता है। तो सपोज अगर मेरा सी ये है, सी यहाँ पे कहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इस सेट के बहुत सारे रियल नंबर लाइन है, तो देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो जितना मर्जी छोटा आप डेल्टा ले लोगे, आपको एक ना एक पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। आप अंदर लोगे तो भी आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिल जाएंगे बाहर। लेकिन अगर आपको यहाँ दूर लेते हो तो दैट डिपेंड्स कि यहाँ पे वो क्लस्टर बनेगा कि नहीं, तो तब आपका ए का सेट एलिमेंट नहीं आएगा। तो क्लस्टर जो भी बनेगा वो यहीं आसपास बनेगा, उसके अंदर या एंड पॉइंट्स पर कहीं। ठीक है, तो इसी डेफिनेशन को एक और तरीके से लिखते हैं, डेफिनेशन 2। कि एक पॉइंट सी है हमारा, इसको हम बोलते हैं क्लस्टर पॉइंट of the set A if for all delta greater than 0 there exists this interval C minus delta से C plus delta contains at least one point of A minus C। देखा, वही बात होगी कि डेल्टा के कॉरेस्पॉन्डिंग जो सी पॉइंट है उसके आसपास, उसके नेबरहुड में सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा जो इंटरवल आएगा, या हम जो नेबरहुड बोलते हैं सी का, उसमें एक पॉइंट कम से कम आएगा ए सेट का सी के अलावा। सो दिस कंटेन्स एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए माइनस सी। ए माइनस सी मतलब ए सेट का सी के अलावा एक भी पॉइंट आ जाए, तब हम उसको क्या कहते हैं, क्लस्टर पॉइंट। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, अगर मेरा सेट है, सपोज ए सेट जो है वो है मेरा 0 1, ओपन इंटरवल 0 1, तो अब इसके क्लस्टर पॉइंट्स क्या होंगे, इस सेट का हर पॉइंट क्लस्टर पॉइंट होगा, क्योंकि रियल नंबर लाइन पर है, इंटरवल है, हर पॉइंट के आसपास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। अब जितना मर्जी छोटा डेल्टा ले लो, आप जितना मर्जी छोटा डेल्टा ले लो, 0 और 1 की बात करते हैं। आप यहाँ पे सपोज कोई कोई भी एक पॉइंट लेते हो, आप उसकी बात करते हैं कि वो क्लस्टर पॉइंट है कि नहीं, रैंडम पॉइंट। तो हम यहाँ पे जितना मर्जी छोटा डेल्टा ले लेंगे, इसके आसपास हम नेबरहुड बनाएंगे, सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा। तो आपको क्या, इस मेरे पॉइंट, सपोज का नाम सी है, इसके अलावा और भी तो पॉइंट्स मिल जाएंगे इस 0 1 इंटरवल के, एक्सेप्ट फॉर सी। एक नहीं, बहुत सारे मिल जाएंगे। तो आप जितना मर्जी छोटा डेल्टा ले लो, आपको कोई ना कोई और पॉइंट मिल ही जाएगा। सो देयरफॉर इस इंटरवल के सारे पॉइंट्स आर क्लस्टर पॉइंट्स।
अब बात करते हैं एंड पॉइंट्स की, मतलब इस 0 और 1 की। क्या 0 और 1 क्लस्टर पॉइंट है? सेट में तो इंक्लूडेड है नहीं, ए सेट में 0 और 1 इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि 0 ये ओपन इंटरवल है। ठीक है, तो 0 पे हम देखते हैं, अगर 0 के आसपास में जितना मर्जी छोटा डेल्टा ले लूं, मैं एक नेबरहुड बनाऊं 0 माइनस डेल्टा टू 0 प्लस डेल्टा, आप देख लो 0 प्लस डेल्टा वाली साइड से एक ना एक पॉइंट तो आ ही जाएगा सेट के अंदर का, 0 के अलावा। सिमिलरली जब मैं 1 का नेबरहुड बनाऊंगी 1 माइनस डेल्टा से 1 प्लस डेल्टा, तब 1 माइनस डेल्टा वाली साइड से एक ना एक पॉइंट आ ही जाएगा, एक्सेप्ट फॉर 1। सो देयरफॉर इवन एंड पॉइंट्स भी इंक्लूडेड है इसमें। सो इस सेट के क्लस्टर पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं, तो दैट इज द क्लोज्ड इंटरवल 0 1। सेट में पॉइंट है या नहीं है, मैंने बोला था ना इंपॉर्टेंट नहीं है, सी पॉइंट कहीं का भी हो सकता है, सेट के बाहर का भी। तो इस केस में देखो, वो जो 0 और 1 सेट में नहीं थे, बट स्टिल दे आर द क्लस्टर पॉइंट्स। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि क्लस्टर पॉइंट होने के लिए सेट में होना या नहीं होना इंपॉर्टेंट नहीं होता। ओके अगर हम बात करें फाइनाइट सेट की, क्या फाइनाइट सेट के क्लस्टर पॉइंट्स होंगे? एवरी फाइनाइट सेट हैज नो क्लस्टर पॉइंट, क्योंकि उसके आसपास आप नेबरहुड बनाओगे तो कोई और पॉइंट नहीं मिलेगा, मतलब एक ना एक नेबरहुड बना पाओगे। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ मेरा सेट है, ये लो ये 3 नंबर्स का, तो मैंने अगर नेबरहुड बना दिया 1 माइनस 0.5 से लेकर 1 प्लस 0.5, ये ऐसा इंटरवल बना दिया, मतलब क्या हुआ, ये 1 माइनस 0.5 क्या हो गया, 0.5 से लेकर 1.05 तक, तो इसके बीच में तो और कोई आ ही नहीं रहा 1 के अलावा। सो देयरफॉर नो क्लस्टर पॉइंट। ऐसे कर दिया, 2 का नेबरहुड 3 का नेबरहुड कुछ भी लोगे, so there will be no other point except for 1 2 and 3, so therefore it has no cluster point. The finite sets have no cluster point. Now moving towards the definition of a limit of a function. Limit of a function. Let's see the definition. Let A be contained in R and C be a cluster point of A. Let F go from A to R and let R L belongs to R. Then limit x tending to C, fx is L if and only if for each epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that mod x minus c is greater than 0 less than delta implies mod fx minus L is less than epsilon. ये तो थी प्रॉपर मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ अ लिमिट ऑफ अ फंक्शन। पहले मैं आपको बताती हूँ क्या मतलब, क्या हुआ इसका, लिमिट ऑफ अ फंक्शन है क्या, देन वील सी दी मैथमेटिकल अप्रोच, प्रॉपर डेफिनेशन बेसिकली। सिंपल सी बात है, वो कह रहा है जैसे जैसे x अप्रोच करेगा c को, है ना, x c पर जा रहा है नंबर लाइन में, तो fx फंक्शन कहाँ जा रहा है, किसी नंबर l पर। हमारा ऐसे ही होता है ना, x एक्सिस है,
ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हमारे एक्स के नंबर्स आते हैं, इस लाइन पे एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे मेरा फंक्शन का आता है, फंक्शन कुछ भी ऐसा है सपोज। तो जैसे जैसे एक्स एक्सिस पर एक्स की वैल्यू एक पॉइंट सी की तरफ अप्रोच करेगी, मुझे क्या देखना है, मेरा फंक्शन कहाँ जा रहा है, वेयर इट इज गोइंग। सो दैट इज माई मोटिव। तो लिमिट का मतलब ही है कि जब एक्स एक पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ जा रहा है, सपोज 0 1 2 जो भी क्वेश्चन में आज दे, तो अगर एक्स एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जा रहा है तो मेरा फंक्शन का बिहेवियर क्या है, फंक्शन उस टाइम पर किस तरफ जा रहा है, दैट इज इट। ये एनालिसिस के लिए माइंड में इमेज रखने के लिए यही है कि अप्रोचमेंट देखना है कि एक्स अप्रोच कर रहा है सी पर, तो एफ एक्स कहाँ अप्रोच कर रहा है। दिस इज द आइडिया फॉर दिस लिमिट। अब इसी अप्रोच को मैथमेटिकल डेफिनेशन किस नजरिए से देखते हैं। जब हम बोलते हैं एक्स अप्रोच कर रहे सी को, का मतलब क्या होता है कि एक्स और सी के बीच का डिस्टेंस कम होता जा रहा है, दोनों पास आते जा रहे हैं, ठीक है। एफ एक्स कहाँ अप्रोच कर रहा है, अगर सपोज एल पर कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स और एल के बीच का डिस्टेंस कम होता जा रहा है, ठीक है। अब देखो अपनी डेफिनेशन, अब आपको डेफिनेशन स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाएगी। ए हमारा सेट है रियल नंबर्स का, सी क्या गिवन है हमें, क्लस्टर पॉइंट गिवन है ए का। तो क्लस्टर पॉइंट है तो मतलब उसके इंटरवल नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट्स है एक्सेप्ट फॉर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जो आया मेरे को डेफिनेशन, जो जो पता है वो हमारे माइंड में उसी टाइम आ जानी चाहिए। अच्छा क्लस्टर पॉइंट है, इसका ये मतलब है। नेक्स्ट मूविंग फर्दर, फंक्शन एफ ए से आर पे जा रहा है, एल एक रियल नंबर गिवन है, देन लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी। सो नाउ दिस इज द नोटेशन, हम कैसे लिखते हैं ये इंपॉर्टेंट है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स इज एल, ये हमारा नोटेशन है। बात वही हुई कि एक्स जा रहा है सी की तरफ, लिमिट निकाल रहे हैं, फंक्शन कहाँ जा रहा है एल पर, लिमिट का आंसर है एल। इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक डेल्टा ऐसा एग्जिस्ट करेगा। सो नाउ क्या है, हमें एप्सिलॉन गिवन है और हमें उसके हिसाब से डेल्टा निकालना है। जैसे क्लस्टर पॉइंट में डेल्टा गिवन था, मेरा एक्स चेंज होता था, यहाँ पे क्या है एप्सिलॉन गिवन है और मेरा डेल्टा उस हिसाब से चेंज होता जाएगा। सो फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, ठीक है। एक्स जो है ए सेट का एलिमेंट है, मॉड एक्स माइनस सी ग्रेटर देन 0 लेस देन डेल्टा। अभी नीचे मैंने जब समझाया था तो उसमें ये तो आ ही गया था, ये देखो यहाँ पर मॉड एक्स माइनस सी शुड बी लेस देन डेल्टा, क्योंकि वो अप्रोच कर रहा है उसकी तरफ, सी की तरफ। अभी ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है कि x इज नॉट इक्वल टू सी। याद है जब क्लस्टर पॉइंट की डेफिनेशन लिख रहे थे, वहां पे बार बार हम लिख रहे थे x नॉट इक्वल टू सी, x नॉट इक्वल टू सी। तो x नॉट इक्वल टू सी लिखने की बजाय, x नॉट इक्वल टू सी लिखने की बजाय बोल दिया कि मॉड x माइनस सी इज ग्रेटर देन 0, कि वो बराबर नहीं है, x इज नॉट इक्वल टू सी। तो इसीलिए इस तरीके से लिख दिया, एक ही उसमें नोटेशन में दोनों चीजें क्लब कर दी। तो मॉड एक्स माइनस सी इज ग्रेटर देन 0 लेस देन डेल्टा इंप्लाई करेगा कि मॉड एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको अभी नीचे दिखाया है। तो आइडिया इमेज देखा हमने, उस इमेज से अपने आप इम्प्लीकेशन निकाला मैथमेटिकल टर्म्स में कि अप्रोचमेंट को कैसे लिखते हैं। तो वहीं से डेफिनेशन बन गई। तो पहले जब मैंने डेफिनेशन लिख रही थी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था कि क्या क्या लिख दिया एप्सिलॉन डेल्टा ये सब, बट नाउ जब आप उसको एक अप्रोच की तरह से देखोगे, अपने आप बना पाओगे चीजों को कि अच्छा अप्रोचमेंट मैथमेटिकल टर्म्स में इसको ऐसे लिखते हैं। सो वो डेफिनेशन अपने आप बनकर आई। मैंने सिर्फ उसके शॉर्टकट्स लिखे यहाँ पर दो, एक पहला स्टेप ये और दूसरा स्टेप ये कि इससे ये इंप्लाई हो रहा है, तो अपने आप उसको फिर प्रॉपर एप्सिलॉन डेल्टा फॉर्म में हमने एक डेफिनेशन बन गई। सब लिमिट एग्जिस्ट हो गई। अब बात करते हैं कि लिमिट यूनिक होगी या नहीं। एक फंक्शन की लिमिट एक ही होगी, एक से ज्यादा भी हो सकती है, दैट इज द नेक्स्ट थ्योरम। जो बात करता है यूनिकनेस पर,
यूनिकनेस ऑफ a limit. If f is going from a to r, and if c is a cluster point of a, then f can have only one limit at c. तो ये बात कर रहा है यूनिकनेस की, कि जो भी लिमिट एग्जिस्ट करती है वो यूनिक होती है. ऐसा नहीं है कि मेरे हिसाब से फंक्शन 10 पे जा रहा है और आपके हिसाब से इन्फिनिटी पे जा रहा है और किसी और के हिसाब से कहीं और जा रहा है. नो, इसका मतलब गलत है, अप्रोच गलत है. तो यूनिक जो भी लिमिट आएगी वो यूनिक होगी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे. मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स की वैल्यू हमेशा एक ही आएगी. लेट्स सी द प्रूफ. अब मुझे दिखाना है कि लिमिट यूनिक है. तो लेट्स स्टार्ट. हम कहते हैं सपोज दो लिमिट्स है. मेरे लिए आ रही है एफ एक्स एल और आप कहते हो नहीं मैम एल नहीं है, एल डैश है. ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, अच्छा ठीक है मैं एल लेती हूँ, आप एल डैश ले लो. एंड में मैं क्या करूंगी, दोनों को इक्वल दिखा देती हूँ. एल और एल डैश बराबर है, तब तो मान जाओगे कि यूनिक है. आपने अपने मन की ले ली, मैंने अपने मन की ले ली. तो मेरा मोटिव क्या है इस चीज को दिखाना. व्हाट इज माई मोटिव? ऑलवेज राइट योर गिवन एंड टू शो स्टेटमेंट्स सो दैट आपको पता है आप कर क्या रहे हो, आपको आइडिया माइंड में क्लियर है कि कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ पहुंचना है. सो स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिश पॉइंट मुझे पता है, गिवन एंड टू शो. बीच का रास्ता हमें तय करना है यूजिंग आर नॉलेज एंड आर डेफिनेशंस एंड जो भी पास्ट थ्योरम्स करी हैं और अपनी एनालाइजिंग स्किल्स ऑब्वियसली, वो सब अब बीच में डालते हुए उस रास्ते का हमें सफर पूरा करना है. दिस इज द ओनली आइडिया थ्योरम को प्रूव करने के लिए. ठीक है, अब हमारा मोटिव है एल और एल डैश को इक्वल शो करना. सो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन. अभी अगर आपको याद हो, जब वहां पे हमने बोला था एक्स और सी नॉट इक्वल, तो हमने क्या किया था, मॉड एक्स माइनस सी ग्रेटर देन 0. तो जब लेकिन हम अप्रोचमेंट दिखा रहे थे कि एक्स सी की तरफ जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं एक्स और सी इक्वल होंगे, तब क्या करते थे, मॉड एक्स माइनस सी लेस देन एप्सिलॉन दिखा देते थे. सो मतलब जब भी किसी को इक्वल दिखाना है, किसी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उनका लेस देन एप्सिलॉन दिखा दिया. अब मेरे पास दो चीजें हैं, एक मेरे पास मेरी वाली डेफिनेशन है, एक ये आपका वाला है. दोनों की डेफिनेशन अप्लाई कर लेते हैं. डेफिनेशन तो वही है, बस नंबर्स चेंज है, एक में एल है एक में एल डैश है. तो अगर हम पहला वाला लेते हैं, तो वहां से क्या आएगा, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट mod x minus c less than delta implies mod fx minus l is less than epsilon. ठीक है, तो अब यहाँ पे डेल्टा 1 कर देते हैं क्योंकि वहां पे भी एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा. सेकेंड स्टेटमेंट क्या अप्लाई करेगी, सेम चीज, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा 2 ग्रेटर देन 0 सच दैट mod x minus c less than delta 2 implies mod fx minus l dash is less than epsilon. इनको मार्क कर देते हैं हम कुछ 3 और 4. अब एप्सिलॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक डेल्टा 1 भी एग्जिस्ट कर रहा है, एक डेल्टा 2 भी एग्जिस्ट कर रहा है. तो इन दोनों डेल्टा का मिनिमम ले लेते हैं.
ताकि इन जनरल होल्ड करे ना उन दोनों। एक चीज डेल्टा 1 के लिए ट्रू है, एक चीज डेल्टा 2 के लिए ट्रू है, मुझे नहीं पता इन दोनों में से कौन छोटा है कौन बड़ा, लेकिन दोनों का मिनिमम ले लूंगी तो दोनों स्टेटमेंट्स होल्ड कर जाएंगी। सो लेट कर देती हूँ मैं डेल्टा बी मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। ठीक है, तो जो भी मिनिमम होगा उसमें दोनों कंडीशंस होल्ड करेंगी ना। तो अब क्या आएगा मेरे पास कि मॉड एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन और मॉड एफ एक्स माइनस एल डैश इज ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू सी माइनस डेल्टा से सी प्लस डेल्टा, क्योंकि अब इन जनरल आ गए तो दोनों स्टेटमेंट्स होल्ड कर रही है फॉर डेल्टा। जो पहले डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में बाइफर्केटेड था वो डेल्टा के लिए होल्ड कर रहा है। अब जो मुझे दिखाना है एल और एल डैश उस पे आते हैं। कंसिडर मॉड एल माइनस एल डैश, मुझे इसको लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एल माइनस एफ एक्स प्लस एफ एक्स माइनस एल डैश। तो एफ एक्स मैंने प्लस माइनस कर दिया बीच में। अब यूजिंग द मॉड्यूलस प्रॉपर्टी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मॉड एफ एक्स माइनस एल प्लस मॉड एफ एक्स माइनस एल डैश। आपको पता है मॉड एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। अब यूजिंग माय कंडीशन 5, this is also less than epsilon and this is also less than epsilon. बट मुझे तो लेस देन एप्सिलॉन दिखाना था, ये क्या आ रहा है एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन आ रहा है। तो इसका मतलब मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करना है अपने में। तो क्या करें हम इस एप्सिलॉन को, ये कि यहाँ पे ये एप्सिलॉन बन जाए, एप्सिलॉन बाय 2 ले लेते हैं। एनी नंबर ग्रेटर देन 0 पे काम करना हो तो इसको ना पीछे सारा चेंज होगा, ये एप्सिलॉन बाय 2 होगा। एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ईच एप्सिलॉन बाय 2 ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन बाय 2 एप्सिलॉन बाय 2 सब जगह चेंज हो जाएगा। तो दो में बायफरकेट कर दिया एप्सिलॉन बाय 2 एप्सिलॉन बाय 2। तो जब हम अगर मैं स्टार्टिंग में लिख देती एप्सिलॉन बाय 2 ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा 1 एग्जिस्ट कर रहा है एप्सिलॉन बाय 2, तो आप बोलते मैम आपको तो पहले से पता है इसलिए आपने एप्सिलॉन बाय 2 ले लिया, हमें कैसे पता होगा एप्सिलॉन बाय 2 लेना है। तो इसीलिए मैंने भी एंड में ही लिया, मुझे भी याद नहीं था कि एप्सिलॉन बाय 2 लेना है। तो एंड में जब हमने देखा तो हमें उसको एप्सिलॉन से लेस करना था। तो क्या पॉसिबिलिटी थी, यही अगर ये तीन इक्वेशंस होती, 3 टर्म्स होती, तो मैं एप्सिलॉन बाय 3 एप्सिलॉन बाय 3 एप्सिलॉन बाय 3 कर देती ताकि मिलकर एप्सिलॉन आ जाए। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हमको पहले से कैसे पता है एप्सिलॉन बाय 2 लेना है, कोई रॉकेट साइंस। आप एंड में जाके अपने चेंज कर सकते हो। अगर ये बाइफरकेट होता 4 टर्म्स में तो आप एप्सिलॉन बाय 4 करके 4 टर्म्स में कर लेते। यहाँ पे 2 ही टर्म्स बनी तो इसलिए एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 व्हिच इज इक्वल टू एप्सिलॉन। सो देयरफॉर दिस इंप्लाइज L इज इक्वल टू L डैश। So I hope you are clear with the basics, the first class in which I have defined function, cluster point, limit point, and limit of a function. This is just the first class, a beginning. I hope the definitions are clear. Thank you so much.